पिछले क्लास में हमने देखा कि एनपीए डेट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं जब कोई स्टैंडर्ड अकाउंट एनपीए में स्लिप होता है। आज हम देखेंगे कि एक एनपीए अकाउंट में प्रोविजनिंग कैसे किया जाता है और प्रोविजनिंग के लिए कितना कितना परसेंट रेस्पेक्टिव एनपीए कैटेगरी को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि कोई भी अकाउंट जब एनपीए होता है तो उसमें जो है सो ग्रेजुअली एसेट डिटोरिएशन होता है टाइम के साथ। तो हर एक डिफरेंट टाइम फ्रेम के लिए उस एसेट को एक रेस्पेक्टिव कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। प्रोविजनिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि वो एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, साथ साथ बैंक का जो लॉस फ्यूचर में होने वाला है उसको वो कुशन प्रोवाइड कर सके, ताकि जो है इन्वेस्टर और डिपॉजिटर का कॉन्फिडेंस बना रहे। और ये तो एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है ही, सेबी का भी और जो है सो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो एनपीए जो है तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सब स्टैंडर्ड कैटेगरी, दूसरा है डाउटफुल 1 कैटेगरी, तीसरा है डाउटफुल 2 और चौथा है डाउटफुल 3 और पांचवा है लॉस। आरबीआई के प्रूडेंशियल नॉर्म के हिसाब से ये एनपीए का क्लासिफिकेशन होता है। तो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी कब कहेंगे? सब स्टैंडर्ड कैटेगरी हम तब कहेंगे जब कोई अकाउंट जिस डेट से एनपीए में क्लासिफाई होता है उस डेट से लेकर 12 महीने तक जो है सो एनपीए में ही रहता है। तो यहाँ पे हो गया 12 महीने तक। सो अप टू 12 मंथ जो है एनपीए डेट से अकाउंट अगर रहता है एनपीए में तो वो अकाउंट सब स्टैंडर्ड कैटेगरी होता है। दूसरा है डाउटफुल 1, जिस दिन से एनपीए हुआ है, ठीक है, वहां से लेकर 12 मंथ्स तक सब स्टैंडर्ड कैटेगरी, लेकिन 12 मंथ से ऊपर और 24 महीना से नीचे, तो उस केस में जो है सो अकाउंट जो है आपका डाउटफुल 1 में आता है एनपीए डेट से। तो इसको हम एक एग्जांपल से भी समझेंगे, आगे एक न्यूमेरिकल्स बनाएंगे इस पे, तो आपको ज़्यादा अच्छा से क्लैरिटी होगी। तो 12 महीने तक जब अकाउंट एनपीए में रहता है तो सब स्टैंडर्ड, और 12 महीने से ऊपर और 24 महीने तक में जो है सो अकाउंट जो है सो एनपीए में अगर रहता है डेट ऑफ एनपीए से तो वो आपका डाउटफुल 1 में। उसी तरह से डाउटफुल 2 में जो है सो जब 24 महीने से ज़्यादा और 48 महीने से कम हो या 48 महीने के बराबर हो, तो उस केस में जो है सो अकाउंट डाउटफुल 2 में आता है। और डाउटफुल 3 में एवं 48 मंथ्स। आरबीआई के डिफिनेशन से डाउटफुल 1 को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अकाउंट रिमेन इन डाउटफुल कैटेगरी अप टू 1 ईयर, दूसरे केस में 1 to 3 ईयर, और तीसरे केस में मोर देन 3 ईयर। तो उस केस में अकाउंट जो है सो डाउटफुल 1, 2 और 3 में रिस्पेक्टिवली कैटेगराइज था। लेकिन आप ये वाला डिफिनेशन याद रखिए तो आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में, इससे क्लैरिटी रहेगी कि डेट ऑफ एनपीए से जो है अकाउंट को कैसे क्लासिफाई होता है डिफरेंट कैटेगरी में। तो अब हम जो है सो प्रोविजनिंग नॉर्म देखेंगे कि कितना कितना परसेंट प्रोविजनिंग होता है एक एनपीए अकाउंट में। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। कोई भी अकाउंट जब एनपीए हो जाता है दैट मीन्स कि जब उससे इनकम जनरेशन सीज्ड हो जाता है तो अकाउंट को एनपीए में क्लासिफाई कर दिया जाता है। और एनपीए का कैटेगरी जो है सो आप देख ही लिया है, सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल 1 है, डाउटफुल 2 है, डाउटफुल 3 है और लॉस है। सब स्टैंडर्ड ऐसा अकाउंट होता है जिसमें कि 12 महीने तक जिस डेट से एनपीए डिक्लेयर हुआ
बैंकों में रेस्पेक्टिव जो फाइनेंशियल क्वार्टर्स होते हैं उसमें अकाउंट को जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है एनपीए में। तो उस डेट से, जिस डेट से एनपीए होता है उस डेट से 12 महीने तक अगर वो अकाउंट उसी एनपीए में रहता है, उसमें कोई भी पैसा नहीं आता है, तो वो अकाउंट सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में है। फिर फर्दर वो अकाउंट में और भी कुछ दिन तक पैसा नहीं आया और ऐसा कंटिन्यू रहा 24 महीने तक, दैट मीन्स कि 12 महीने से ऊपर और 24 महीने तक एनपीए डेट से पैसा नहीं आया, तब वो डाउटफुल 1 में आएगा। फिर 24 महीना से ऊपर 48 महीना तक एनपीए डेट से अगर पैसा नहीं आता है तो वो डाउटफुल 2 में रहता है, और अगर डाउटफुल 3 में अगर वो गया तो वो उसमें 48 महीने से ज़्यादा की कैटेगरी होती है। और लॉस में ऐसा जिसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, क्योंकि बैंक का इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर या आरबीआई का इंस्पेक्शन में अगर वो फाइंड किया जाता है तो अकाउंट को लॉस में कैटेगराइज किया जाता है। ऐसा अकाउंट जो फ्रॉड है वो भी लॉस में आता है डायरेक्टली। ऐसा अकाउंट जिसमें कि रेसिडुअल सिक्योरिटी वैल्यू जो है लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग है, 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग, तो उस केस में भी आपका जो है सो अकाउंट जो है डायरेक्टली लॉस में क्लासिफाई होता है। तो ये कुछ प्रोविजनिंग के कॉन्सेप्ट हैं। अब आइए प्रोविजनिंग परसेंटेज। आरबीआई के प्रूडेंशियल नॉर्म के हिसाब से जो प्रोविजनिंग परसेंट है सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में, अगर सब स्टैंडर्ड लोन सिक्योर्ड है, दैट मीन से सपोज एक लोन दिया गया है जो कि मान लीजिए व्हीकल लोन है, ठीक है, या फिर आपका जो है सो हाउसिंग लोन है, तो उस केस में एसेट रहता है। व्हीकल लोन के केस में कार प्राइमरी एसेट रहता है, हाउसिंग लोन में घर प्राइमरी एसेट रहता है। तो जहां पे अगर सिक्योर्ड है लोन तो उस केस में सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में जो है सो 15% का प्रोविजनिंग करते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा लोन है जहां पे जो है सो अकाउंट जो है अनसिक्योर्ड है, दैट मीन्स कि से सपोज पर्सनल लोन है, ज़्यादातर पर्सनल लोन केस में हम सिक्योरिटी नहीं लेते हैं, या एजुकेशन लोन है, तो अगर वो अकाउंट एनपीए में स्लिप होता है तो उस केस में अगर सब स्टैंडर्ड में रहता है तो उस केस में टोटल प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट जो है अनसिक्योर्ड लोन की 25% होगी, और अगर नॉर्मल है सिक्योर लोन है तो उस केस में 15% का आपका सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आएगा। उसी तरह से डाउटफुल 1 में 25% रहेगा सिक्योर्ड पोर्शन में, और अनसिक्योर्ड फुल्ली 100%। डाउटफुल 2 में 40%, अनसिक्योर्ड हमेशा 100%, डाउटफुल 3 में 100%, अनसिक्योर्ड हमेशा 100%, और लॉस तो डायरेक्टली 100% है, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट होप नहीं रहता है अकाउंट में रिकवरी का, तो ऐसे एसेट्स को लॉस में कैटेगराइज किया जाता है। अब एक ये पूरे कॉन्सेप्ट्स को एक न्यूमेरिकल्स की मदद से समझते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। पिछले क्लास में हमने ऑलरेडी डेट ऑफ एनपीए कैलकुलेशन कर लिया, फिर भी एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे इसको जस्ट को रिपीट कर रहे हैं। एक पर्सनल लोन जो कि सैंक्शन और डिस्बर्स हुआ है 1 जनवरी 2020 को, उसका इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट जो है हर महीने की 1 तारीख को है। जनरली जो टर्म लोन होता है, इंस्टॉलमेंट लोन होता है, जिस डेट को खुला उसके अगले महीने से इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाता है, तो उसका जो है ड्यू डेट है 1 फरवरी। अब पार्टी जो है सो 3 जून तक इंस्टॉलमेंट रेगुलरली पे किया है, दैट मीन्स कि उसने फरवरी का इंस्टॉलमेंट दे दिया, मार्च का इंस्टॉलमेंट दे दिया, अप्रैल का इंस्टॉलमेंट दे दिया, मई तक का इंस्टॉलमेंट दे दिया, क्योंकि 1 मई को भी इंस्टॉलमेंट ड्यू था वो भी दे दिया, और जून का भी इंस्टॉलमेंट दे दिया 1 जून, क्योंकि 3 जून तक वो पेमेंट किया है तो 3 जून तक का वो इंस्टॉलमेंट पेड है। उससे ज्यादा नहीं पे किया, इसलिए जैसे यह लिखा गया है कि 3 जून तक में वो पे कर दिया अपना इंस्टॉलमेंट। उसके बाद पार्टी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है, कस्टमर की कंडीशन खराब हो जाती है, इस कारण से वो पे नहीं कर पाता है, और एसेट जो है जो कि लोन है वो डिटोरिएट होना शुरू हो जाता है। तो इस केस में हमें ये कैलकुलेट करना है कि एनपीए का डेट क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, शुरू करते हैं एनपीए डेट से। आइए एनपीए डेट को देखते हैं पहले। तो हमारा जो डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट है, डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट
जो लास्ट डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट है वो पे हुआ है 3 जून तक में, 3 जून 2021। अब जो है, अब ड्यू डेट जो नेक्स्ट डेट इंस्टॉलमेंट होगा, ड्यू डेट ऑफ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट वो होगा, चूंकि 1 जून तक पेड है तो 1 जुलाई को ड्यू डेट होगा इंस्टॉलमेंट का। और ओवर ड्यू डेट क्या हो जाएगा, अब इसका ओवर ड्यू डेट भी देख लेते हैं। ओवर ड्यू डेट को भी हम एक बार कैलकुलेट करते हैं कि ओवर ड्यू डेट कितना होगा। ओवर ड्यू डेट उसको कहते हैं कि ड्यू डेट से जस्ट नेक्स्ट डे। तो इसका ओवर ड्यू डेट जो होगा, ओवर ड्यू डेट वो होगा 2 जुलाई 2020। अब यहां से 90 डेज तक इंस्टॉलमेंट नहीं आया है, इसीलिए एनपीए डेट जो होगा, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस किया है, तो यहां से 90 डेज कैलकुलेट करेंगे। तो जुलाई का जो हो जाएगा आपका जो है, इधर में साइड में लिखते हैं, जुलाई का हो जाएगा 2 जुलाई से है ओवर ड्यू डेट, तो 30 दिन इधर हो गया जुलाई का, फिर 31 दिन अगस्त का हो गया, फिर 29 दिन सितंबर का हो गया। तो 30, 31 और 29 ये 90 दिन हो गया। तो ये अकाउंट 30 सितंबर को एनपीए डिक्लेयर हो जाएगा। 30 सितंबर 2020 को अकाउंट एनपीए डिक्लेयर हो जाएगा। अब यहां से जो है प्रोविजनिंग नॉर्म शुरू होगा। तो अभी इसमें हमको प्रोविजनिंग कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए कि दिया हुआ है कि लोन का जो है, लोन आउटस्टैंडिंग जो है वो है, मान लीजिए 10 लाख, और लोन जो सैंक्शन हुआ था वो मान लीजिए कि था से सपोज 11 लाख। तो लोन आउटस्टैंडिंग 10 लाख है। तो लोन आउटस्टैंडिंग अगर 10 लाख है तो सबसे पहले सब स्टैंडर्ड के लिए प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, तो सब स्टैंडर्ड प्रोविजनिंग, तो सब, चूंकि ये पर्सनल लोन है, यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट लगाना है कि चूंकि ये पर्सनल लोन है और कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि सब स्टैंडर्ड के लिए जो प्रोविजनिंग नॉर्म है वो अगर अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है तो वो टोटल 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। तो सब स्टैंडर्ड का प्रोविजनिंग नॉर्म है 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग, 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस। सो अभी देखते हैं कि आउटस्टैंडिंग, तो इसलिए प्रोविजन इन सब स्टैंडर्ड कैटेगरी ये हो जाएगा 10 लाख है इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस इंटू 25%, ये हो गया 2,50,000 सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में इसकी प्रोविजन रिक्वायरमेंट होगी। अब अगर यही एसेट फर्दर डिटोरिएट होता है, मान लीजिए ये डाउटफुल 1 में चला जाता है, तो उस केस में कितना इसका प्रोविजन बनेगा ये भी देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि यही जो है डाउटफुल 1 में जाता है, से सपोज D1 से हम इंडिकेट करते हैं, तो अगर डाउटफुल 1 में चला जाता है तो उस केस में
प्रोविजन रिक्वायरमेंट जो होगा वो देखिए, डाउटफुल 1 के लिए सिक्योर्ड पोर्शन में 25% और अनसिक्योर्ड पोर्शन में 100%। चूंकि ये लोन जो है सो आपका टोटली अनसिक्योर्ड है, तो हम यहां से कर सकते हैं कि रेजिडुअल सिक्योरिटी वैल्यू कुछ नहीं है। तो इस केस में इसमें जो टोटल प्रोविजन आएगा डाउटफुल 1 में वो एग्जैक्टली 100% होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। सो दैट मीन्स कि 10 लाख फुली होगा। सो आपका जितना आउटस्टैंडिंग है उतना का फुल प्रोविजन हो जाएगा, क्योंकि देयर इज नो सिक्योरिटी इन द पर्सनल लोन। अब यही डाउटफुल 2 में भी होगा और डाउटफुल 3 में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो ये है आपका जो है पर्सनल लोन का कॉन्सेप्ट, कि जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है और वहाँ पे जो प्रोविजन है इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अब आप लोग के लिए एक सिंपल सा टास्क है, वो करिएगा। मान लीजिए कि एक लोन दिया जाता है, ठीक है, लोन का आउटस्टैंडिंग है से सपोज 5 लाख और लोन जो है डाउटफुल 1 में है और उसका जो रेसिडुअल सिक्योरिटी वैल्यू है वो है से सपोज 2 लाख और CGTMSC कवरेज जो है वो है 50% ऑफ आउटस्टैंडिंग। तो आपको बताना है कि इसमें टोटल प्रोविजन कितना होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि इसका प्रोविजनिंग कितना होगा। एक टर्म लोन है और जिसका रेजिडुअल सिक्योरिटी वैल्यू 2 लाख है और वो D1 कैटेगरी में डाउटफुल में है, तो उसका प्रोविजनिंग निकालना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर इसमें कहीं भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सो एनपीए का रनिंग अकाउंट के लिए एनपीए क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। और ये जस्ट सिंपल है, ये अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको जीआईबी और सीआईबी दोनों में ही बहुत हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।